इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र में हुकूमत साजी का मामला। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने गवर्नर से मुलाकात की। भगत सिंह कोश्यारी से हुई फडणवीस की मुलाकात। जराये के मुताबिक मौजूदा सियासत से गवर्नर को फडणवीस ने वाकिफ कराया है। शिवसेना लीडर दिवाकर राव ने भी गवर्नर से मुलाकात की। काफी अहम खबर इस वक्त महाराष्ट्र में हुकूमत साजी के मामले को लेकर के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। जराये के मुताबिक मौजूदा सियासत से फडणवीस ने गवर्नर को वाकिफ कराया। साथ ही साथ शिवसेना लीडर दिवाकर राव ने भी गवर्नर से मुलाकात की। हमारे नुमाइंदे वसीम बराह रास्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वसीम, आपसे जानना चाहेंगे, फडणवीस ने गवर्नर से मुलाकात की है, क्या कुछ अपडेट आपको मिल पा रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्यपाल से मुलाकात की है। जिस तरह से अब तक सियासत को लेकर काफी गर्माहट साफ तौर पे दिखाई दे रही है महाराष्ट्र में, लेकिन अब तक किसी भी तरह की कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। 30 तारीख को बीजेपी की विधायक दल की बैठक होनी है। इस बैठक में बीजेपी अपने जो विधायक दल का नेता है वो चुनेगी और तभी अंदाजा लगाया जा रहा है कि उस दौरान सरकार बनाने के लिए पेशकश कर सकती है, दावा पेश कर सकती है और मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा दे सकते हैं। फिलहाल जिस तरह का आज माहौल था, साफ तौर पे हमने देखा कि सुबह के वक्त शिवसेना के जो वरिष्ठ नेता है दिवाकर रावते वो यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने बाकायदा मुलाकात की। मीडिया से बात करते वक्त उन्होंने साफ तौर पे एक कटे सी मुलाकात कही, लेकिन जिस तरह से एक राजनीतिक माहौल दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है, तो दोनों कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के वजूद राज्यपाल के सामने रखने के लिए आए थे, इस तरह की बात बताई जा रही है। सूत्रों की अगर माने तो मुख्यमंत्री ने मौजूदा राजनीति को लेकर, मौजूदा जो महाराष्ट्र के हालात है उसे लेकर खुद अवगत कराया है राज्यपाल को किस तरह की स्थिति है और पिछले इलेक्शंस को लेकर इस बार के जो इलेक्शन में किस तरह के डिफरेंसेस आए, इन सभी बातों से उन्हें अवगत कराया है। जी बिल्कुल वसीम, बेहद शुक्रिया आपका। तेलंगाना में आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल 24वें दिन में दाखिल हो गई है। आज हड़ताली मुलाजमीन रियासत भर के तमाम जिला कलेक्ट्रेट पर धरना देंगे। उसके बाद कलेक्टर को यादाश्त पेश की जाएगी। वाज़ेह रहे कि आज मुलाजमीन की हड़ताल पर हाई कोर्ट में सुनवाई भी होने वाली है। कल वजीर आला केसीआर ने आरटीसी से हड़ताल पर जायजा इजलास मुनक्किद किया था। ये इजलास 4 घंटों तक जारी रहा। इस दौरान हड़ताली मुलाजमीन के लीडरों से बातचीत हुई और अदालत में हुकूमत की जानिब से पेश किए जाने वाले नुकात पर भी तबादला ख्याल किया गया। बढ़ते तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले के एक गांव में बोरवेल में गिरे 2 साल के बच्चे को बचाने की कोशिश जारी है। एनडीआरएफ की टीम मुस्तकिल रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। वहीं तमिलनाडु के नायब वज़ीर आला ओ पनीर सेल्वम ने हादसे का जायजा लिया। आपको बता दें कि सुजीत विल्सम सनीचर को शाम बोरवेल में गिर गया था और अब मजीद गहराई में चला गया है। फिलहाल सुजीत 100 फीट की गहराई में फंसा हुआ है। हमारे नुमाइंदा पद्मा प्रिया इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। पद्मा, आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चे को बोरवेल से निकालने के लिए अभी तक रेस्क्यू टीम ने क्या कुछ ऑपरेशन अंजाम दिया है, क्या कुछ अपडेट है बच्चे को वहां से बोरवेल से निकालने के लिए? मुनज़्ज़म पिछले 60 घंटों में से नॉन स्टॉप रेस्क्यू ऑपरेशन चल रही है यहाँ पे तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में। जो भी रेस्क्यू ऑपरेशंस में जो भी आइडियाज़ इसके पहले ऐसे जब बच्चे बोरवेल में फंसे हुए थे उनको जिस भी टीम इसके पहले वो सारे टीम मेंबर्स अभी वहाँ पे स्पॉट में है। 7 टीम देर आर 7 टीम्स टेकिंग ऑन द रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पे स्पॉट में। तमिलनाडु के मिनिस्टर्स सारे वहाँ पे स्पॉट में हैं। यहाँ के सारे नेशनल डिजास्टर रिलीफ और स्टेट डिजास्टर रिलीफ के टीम्स भी वहाँ पे मौजूद हैं। सब मिलकर के जो भी कोशिश हो सकता है सारे कोशिश लेके बच्चे को बचाने की ही अभी कोशिश में अभी इन्वॉल्व हैं। वेरियस स्टेप्स ऑफ रेस्क्यू ऑपरेशंस अभी तक किया हुआ है। लगभग 9 बार रेस्क्यू ऑपरेशंस फेल हो चुकी है। पहले बच्चे के हाथों में रस्सी बांधकर उसके ऊपर खींचने की कोशिश हुई थी। नॉर्मली ऐसे जब बोरवेल में बच्चे फंस जाते हैं उनके नीचे बलून को डाल करके एयर बलून रेस्क्यू फॉर्मेट फॉलो करते हैं, लेकिन इस बारी वो नहीं हुई क्योंकि
जिस बोरवेल में बच्चा फंसा हुआ है वहाँ पे सिर्फ पत्थर ही पत्थर है, स्पेस नहीं है बलून को नीचे भेजने के लिए। ये एक बात है। जब पहले बच्चा गिरा था 26 फीट में अटका था, रेस्क्यू ऑपरेशंस के जारी ये बोरवेल जो है 7 सालों के पहले खोदा हुआ है। तो इन 7 सालों में जब भी बारिश हुई थी और जो भी नेचुरल प्रोसेस है इसमें वो बहुत ढीला हो चुका है। उसके आसपास में जो भी मिट्टी है बोरवेल के रेडियस में, तो वो सारा मिट्टी बच्चे के सर पर गिरा था पहले। तो इसके ऊपर बच्चे को डैमेज ना करते हुए सीधा उसी बोरवेल से बच्चे को निकालने का कोशिश अभी रोका गया है। पैरेलली उस पुराने बोरवेल के पास नया बोरवेल खोदने का काम अभी जारी है, रिगिंग मशीन्स को इन्वॉल्व करके, लेकिन वो भी अभी हाथ नहीं आ रहा है क्योंकि पूरा 20 फुट के नीचे पूरा ही क्वाड्स रॉक्स से बना हुआ है ये जमीन जी। ये ज्योग्राफिकल टेरेन जो है रेस्क्यू ऑपरेशंस में बहुत ही चैलेंज दे रहा है, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट और रेस्क्यू टीम्स ये बता रहे हैं कि चाहे कितने भी घंटे हो जाए और चाहे कितना भी खर्च हो जाए, लेकिन ये रेस्क्यू ऑपरेशन को एंड तक ले जा करके बच्चे को बाहर निकालना है, यही इनका मकसद है। प्रिया, बच्चे को की कंडीशन को लेकर के, उसकी वेलबींग को लेकर के किस तरह से अपडेट मिल पा रहा है? और बच्चा क्योंकि काफी अरसे से वहां तक है तो उसके खाने पीने को लेकर कर भी किस तरह से उस तक सामान पहुंचाया जा रहा है, किस तरह से उसकी पूरी वेलबींग का ध्यान रखा जा रहा है? हाँ, जब बच्चा गिरा था शुक्रवार को शाम 5:40 पर इमीडिएटली फायर रेस्क्यू टीम्स को बताया था और वे वहाँ पे स्पॉट पे पहुँच गए थे 20 मिनटों में। तो तब से लेकर अब तक के 60 घंटों से ज़्यादा बच्चे को पाइप के द्वारा ऑक्सीजन भेजा जा रहा है ताकि वो कंटिन्यूसली सांस लेते रहे, और मॉनिटर भी किया गया था थर्मल कैमरा से। और इसके बीच में बच्चे के माँ और बाप माइक के द्वारा बच्चे से बात भी कर रहे थे। परसों रात लगभग 7 साढ़े 7 बजे तक भी बातचीत हो रही थी बच्चे की उसकी माँ बाप के साथ। तो कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था, यहाँ के जो ड्रिलिंग और रिगिंग वर्क जारी है, इसकी वजह से उस पुराने बोरवेल में वापस मिट्टी के गिरने का भी हादसा हुआ था। उसके बाद अभी कैमरा में क्लियरली दिख नहीं रहा है कि बच्चे का मूवमेंट है कि नहीं, और थर्मल कैमरा को भेजने की भी वहाँ पे रास्ता नहीं है। ये थोड़ा रुकावट माना जा रहा है, लेकिन ऑक्सीजन पाइप जो है वो बच्चे तक पहुँच रही है, ऐसे रेस्क्यू टीम्स ने हमें बताया है। तो काफी अभी दिक्कतें पेश आ रही है बच्चे की वेलबींग को लेकर के। लेकिन प्रिया, जिस तरह से आपने बोला काफी पुराना बोरवेल है और पानी बारिश जब भी होती है तब वैसे हालात पैदा होते हैं, तो इंतजामिया की लापरवाही है इसमें, तो क्या नोटिस लिया गया है इस बात का? नहीं, यहाँ पे अभी क्या है ना, लॉ एंड ऑर्डर का जो भी स्टेप लेना है, जो भी एक्शन लेना है, उसको अभी इग्नोर कर रही है सरकार, क्योंकि पहले बच्चे को सही सलामत बचाना है, यही उनका मोटिव है। और ये जो बोरवेल है बच्चे की माँ बाप के ही जमीन में है, तो अगर लापरवाही की मुद्दे पर किसी पर हमें एक्शन लेना पड़ेगा तो बच्चे के ही पेरेंट्स पे हमें एक्शन लेना पड़ेगा। तो अभी समय उसका नहीं है, उसके लिए बराबर नहीं है, ऐसे समझते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। और हाँ, बच्चे के माँ बाप को साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी दी जा रही है, क्योंकि बहुत सी डिप्रेशन में है बच्चे की माँ, और वो अभी डर भी गई है। जब बच्चे से बात करती है माइक पे तो रोते रोते हुए बात कर रही है। तो इसका आउटकम कैसे भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन उसको सामने करने का जो हिम्मत चाहिए वो पेरेंट्स को चाहिए। ऐसे समझते हुए साइकोलॉजिकल काउंसलिंग बच्चे की माँ बाप को दी जा रही है। अभी रेस्क्यू टीम की तरफ से क्या कहा जा रहा है, अभी और कितना वक्त लग सकता है? अभी लगभग 12.5 घंटे लग जाएंगे। बच्चा जो अटका है बोरवेल, ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि 85 to 88 फीट के बीच में बच्चा कहीं फंसा हुआ है। तो ये जो नया रिगिंग कर रहे हैं बोरवेल पैरेलली, इसका एस्टिमेटेड नेसेसिटी ऑफ डेप्थ है 98 फीट।
तभी जाकर के नीचे एक स्लैब को इंसर्ट करके और बच्चा नीचे ना आ जाए और बच्चे को इस ड्रिलिंग के जरिए चोट ना पहुंचे, इसको इंश्योर करते हुए 98 फीट तक अभी ये नया रिगिंग वेल जो है इसको पहुंचना पड़ेगा। उसके बाद फायर रेस्क्यू टीम में से 3 लोग नीचे उतर करके हैंड ड्रिलिंग करके बच्चे तक पहुंचने की कोशिश में है। लेकिन यहाँ पूरा ये जोग्राफिकल टेरेन में 20 फुट के नीचे पूरा ही क्वाड्स है। क्वाड्स इज टोल्ड टू बी सबसे थिक और वेरी हार्ड रॉक ड्रिलिंग करने के लिए। इसके लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सारे स्टेट्स में भी जो सीमेंट फैक्ट्रीज हैं, जो इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स हैं इस मामले में, जो हाथ दे सकते हैं, उनको कंसल्टेशन में लिया है। जो मशीन्स अभी यूज़ कर रहे हैं ये टेक्नोलॉजिकली इंटरनेशनली बेस्ट स्टैंडर्ड माना जाता है। और इसमें ज़्यादा अहम बात यह है कि इस रिगिंग के ज़रिए कोई भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन के एफर्ट में कोई ड्रॉबैक ना हो और पुराने बोरवेल के अंदर मट्टी ना गिर जाए, इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो इसलिए स्पीड को ज़्यादा नहीं कर सकते, बहुत धीमे ही ये रिगिंग ऑपरेशन जाएगी। लेकिन अभी तक जो चैलेंजेस है जोग्राफिकल टेरेन की वजह से एस्टिमेट किया गया है कि कम से कम और 12 घंटे तो लगेंगे ही। जी बिल्कुल प्रिया, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुकूमती सतह पर 2 बच्चे को लेकर सरगोशियां जारी हैं। इस पर IUDF लीडर बदरुद्दीन अजमल ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जो भी दुनिया में आता है वो अपनी किस्मत लेकर आता है। इस दौरान उन्होंने हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया। बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि हुकूमत 2 बच्चों की बात करती है, जबकि मोहन भागवत ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने की हिंदुओं को सलाह देते हैं। पहले हुकूमत अपने सतह पर इत्तेफाक राय बनाए, फिर दूसरों पर उसका इतलाक करे। करने की बात है, हमारा इस्लाम इस चीज को नहीं मानता। जितना दुनिया में लोग आने वाले हैं, गवर्नमेंटों ने बहुत बड़े प्रोग्राम कर लिए, बच्चे रोको, छोटा फैमिली करो। अफसोस की बात है कि बीजेपी सरकार जो नागपुर के इशारे पे चलती है, मोहन भागवत साहब मीटिंगों में जाके कहते हैं 8-8, 10-10 बच्चे पैदा करो, और इनके सरकार बोलती है 2 बच्चे पैदा करो। पहले आपस में तो ठीक कर लो कितने बच्चे पैदा करना है, समझेगा नहीं। हमारे यहाँ तो कोई ऐसी पाबंदी नहीं है, हम लोग को नौकरी गवर्नमेंट देने वाली नहीं है, नौकरी की हमको 1 पैसे की उम्मीद नहीं है। इसलिए हम तो अपने बच्चों को, लोगों को यही बोलेंगे कि बच्चे जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बनाओ और बच्चों को पढ़ाओ, बेटियों को पढ़ाओ, उनको आगे बढ़ाओ। पूरी दुनिया में अच्छे नौकरी लेके खुद आओ, अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटी खुद बनाओ, कंपनी खोलो, दुकानें खोलो, मार्केट खोलो, उसमें अपने हिंदू भाइयों को नौकरियां दो ताकि वो भी खुश रहें और आप लोग भी खुश रहें। हमारे मुस्लिम लोग के लिए हम तो कह रहे हैं भाई जितना जिसके नसीब में लिखा है बच्चा पैदा करते रहो। बच्चे पैदा होने से किसी के नसीब में, कोई किसी के नसीब का नहीं खाता। हर आदमी जो दुनिया में आता है वो अपने नसीब का खाता है। ये सरकारों का सोच है, पहले सरकार अपने सोच को एक कर ले, ये मेरा सबसे पहला डिमांड है। कि मोहन भागवत आंटी को मानते हैं, मोदी जी को मानते हैं, या सरकार के पॉलिसी को मानते हैं। ये लोग खुद ही पॉलिसी नहीं मान रहे तो हम क्यों पॉलिसी माने भाई।